हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग का मैं आलोक कुमार आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने सदिश के बारे में पढ़ा और सदिश का विभिन्न प्रकार के सदिशों के बारे में व्याख्या किया। सदिश का जोड़, घटाव और उनका अदिशों के साथ गुना हम लोगों ने देखा। आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि सदिशों का योग गुण क्या होता है। चलिए, सबसे पहला इसका जो गुण होता है उसको हम लोग को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम ये क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। सदिश जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियमों का पालन करते हैं। कोई भी यदि संख्या होती है तो एक नियम होते हैं कि वो संख्या उन नियमों का पालन करती है या नहीं करती है। तो उन्हीं में से एक नियम जो है हमारा क्रम विनिमय नियम आता है। तो सदिश यहाँ पे देखेंगे कि ये नियम का वो पालन करता है कि नहीं। सदिश का क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये इस प्रकार होता है। तो इसको हम लोग साबित करेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन सदिश करते हैं या नहीं। इसके लिए मुझे एक फिगर बनाना होगा। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार हम लोग बना लेते हैं, जिसमें ये मेरा जो है एक मूल बिंदु है, ये एक सदिश है क्योंकि ये एक सदिश है। इसके समांतर ये सदिश है और इसके समांतर ये सदिश है। आप देख पा रहे हैं इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा हम इधर देंगे और ये एक विकर्ण की तरह आप इसको समझ सकते हैं और इसकी भी दिशा इधर है। इस सदिश का नाम हम लोग ए वेक्टर देंगे, इस सदिश का नाम बी वेक्टर देंगे। ये इसके समांतर सदिश है इसीलिए इसका भी नाम ए वेक्टर होगा। इस सदिश के समांतर ये है इसीलिए इसको हम लोग बी वेक्टर देंगे। चलिए, हम लोग क्रमागत रूप से इसका नामांकन कर देते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट ये है। तो चलिए, हम लोग अभी एक एक करके हम लोग फिगर लेते जाएंगे, ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये नियम का पालन करता है कि नहीं। देखिए, चित्र से फ्रॉम द फिगर, चित्र से हम लोग किस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि साइकिल रूल क्या होता है वेक्टर के लिए। तो आप देख पा रहे हैं ये सदिश की दिशा इधर है, ये सदिश की दिशा इधर है, इसको होना चाहिए इधर, लेकिन ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो आप लोग इतना आप सीख ही गए होंगे कि इसको डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये ए सी एक वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 कहेंगे। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पुनः फिर हम ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे ये वाला ए सी डी से, है ना, ट्रायंगल ए सी डी से। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि डी है ना, ये ए डी का डायरेक्शन इधर है और डी सी का डायरेक्शन इधर है, ए सी का डायरेक्शन इधर होना चाहिए लेकिन जस्ट इसका ये अपोजिट है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि ये वेक्टर जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी तरह दूसरा नियम भी होते हैं जिसको हम लोग सहचर्य नियम कहते हैं। सहचर नियम हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सहचर्य नियम कहा जाता है। सहचर्य नियम का देखेंगे कि वेक्टर जो होते हैं वो सहचर्य नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सहचर्य नियम के अनुसार क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अंडर ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये होता है वेक्टर ए प्लस अंडर ब्रैकेट, है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसको हम लोग साबित करेंगे कि ये नियम का पालन होता है या नहीं। इसके लिए मुझे एक फिगर ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। तो चलिए, एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार का फिगर है, ये एक फिगर इस तरह करके है। तो ये एक इसका ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं, एक इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसमें एक हम लोग डायगोनल है ना दे देंगे इस प्रकार।
इसका भी डायरेक्शन इधर है, और सी का डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर है, और इसमें भी एक डायगोनल हम लोग देंगे इस प्रकार, इसका डायरेक्शन इधर है। आप डायरेक्शन को समझ पा रहे होंगे। ये ओरिजिन से जनरेट हो रहा है ये वेक्टर, तो ओरिजिन से जनरेट होने वाले वेक्टर का डायरेक्शन तो सिर्फ बाहर होगा, क्योंकि ये सारा को इनिशियल वेक्टर है कि नहीं, सब प्रारंभिक सदिश है, ये एक ही बिंदु से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस सदिश की दिशा इधर, इस सदिश की दिशा इधर, और इस सदिश की दिशा इधर, तो है ना। तो यहाँ से जनरेट होने वाले वेक्टर का डायरेक्शन को इधर होगा और इधर होगा, यहाँ से जनरेट होने वाले वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसका नाम हम लोग देते हैं ए वेक्टर, इसका नाम देते हैं बी वेक्टर, और इसका नाम हम लोग सी वेक्टर देते हैं। और जनरली सबका नामांकन कर देते हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे, इसमें भी हम लोग डिफरेंट ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं फ्रॉम द फिगर। चित्र से सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे? हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से। आप लोग आराम से इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो ए बी सी से हम लोग देखेंगे, इसका डायरेक्शन पर देखिए, ये डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट है, इसीलिए ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस, और ये होगा बी वेक्टर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। पुनः हम लोग देखिए एक ट्रायंगल का यूज़ करेंगे फिर से। कौन सा वो ट्रायंगल है? ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी से। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग इसको इक्वल टू के इधर लेकर चलेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का नाम हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ये, है ना। और इसको हम लोग सी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पर होगा सी वेक्टर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 लेकर के चलेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो पुनः हम लोग ट्रायंगल लेकर के चलेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे बी सी डी से, ट्रायंगल हो गया बी सी डी से। तो इसमें देखिए, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। एक कंप्लीट लूप के लिए इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये इधर है, इसीलिए हम लोग इसको लेके चलेंगे, बी डी वेक्टर को इक्वल टू के इधर लेकर चलेंगे, और ये बी और सी सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 लेकर चलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, पुनः एक नया ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, इस ट्रायंगल का वैल्यू नाम दे देंगे, है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया। अब हम लोग ये ट्रायंगल लेके चलेंगे ए बी डी से, ट्रायंगल ए बी डी से। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए ए डी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, ए के साथ बी प्लस सी को ऐड करना होगा, ए वेक्टर, और यह हो गया अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4, देखिए समीकरण नंबर 2 ए डी इज इक्वल टू इतना है, और समीकरण नंबर 4 जो है ए डी इज इक्वल टू इतना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, है ना, इक्वेशन 2, है ना, इक्वल टू इक्वेशन 4 है ये। तो हम लोग दोनों को बराबर करके लिखेंगे, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा ए वेक्टर प्लस, है ना, बी वेक्टर, है ना, अंडर ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, हमको मिल रहा है ए वेक्टर, और यहाँ पर मिला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सहचर्य नियम का पालन भी करता है, सदिश सहचर्य नियम का पालन करता है। तो आप लोग सदिश का 2 योग गुण को आप लोग देखें, इस प्रकार आप लोग इसमें घटा का भी गुण को, है ना, सब्सट्रैक्शन रूल को भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। तो आप लोग देख पाएँ कि योग 2 नियम होता है, एक तो होता है इसका क्रम, है ना, क्रम विनिमय नियम, है ना, और एक होता है साहचर्य नियम होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अलग अलग चीज़ को जानेंगे कि सदिशों का, है ना, वियोजन किस प्रकार किया जाता है, सदिशों का वियोजन क्या होता है कि नहीं, जिसको हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, सदिशों का वियोजन। देखिए सदिशों का वियोजन क्या होता है, सदिशों का वियोजन, है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स।
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ये कंपोनेंट इसका कैसे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक देखिए एक प्लेन है इस प्रकार, है कि नहीं, ये इस प्रकार प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और मेरे पास ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट एक पी है ना, जिसका हम लोग स्थिति सदिश के बारे में तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, है कि नहीं, आगे में। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि ये इसका एक स्थिति सदिश है जिसको हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। और ये स्थिति सदिश जो होता है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो मैं यहाँ बात लिख देता हूँ कि माना देखिए एक्स वाई है ना, एक्स वाई तल पर पी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, जिसका कोऑर्डिनेट है कि नहीं, जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। इस बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा यह एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि स्थिति सदिश आर का एक्स तथा वाई अक्ष में वियोजित मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि स्थिति सदिश है कि नहीं, पी बिंदु का स्थिति सदिश है ना, आर वेक्टर का वियोजित मान एक्स तथा वाई अक्ष में ज्ञात करने के लिए पी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, कहाँ से, है कि नहीं, पी पॉइंट से एक्स अक्ष पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर जो होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो होता है इसका नाम हम लोग क्यू कर देते हैं, इसको ऑरिजिन ओ दे देते हैं, यानी ये पी क्यू जो हो गया वो जस्ट वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसको हम लोग वाई ही नाम देते हैं, वाई वेक्टर। और ये एक्स है तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्स वेक्टर नाम दे देते हैं। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाई वेक्टर हो गया, और ये एक्स वेक्टर है मेरा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसीलिए हम लोग एक्स वेक्टर इसका नाम देते हैं। तो ये एक ट्रिएंगल आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, आप देख पा रहे हैं ओ पी क्यू एक ट्रिएंगल है। तो चलिए फ्रॉम द फिगर, चित्र से किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम लोग, ओ पी क्यू से हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब देखिए पुनः आपको ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अप्लाई क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, है ना, एक इस प्रकार कि हम लोग चित्र से लेते हैं, देखिए साइन थीटा, है ना, साइन थीटा आप ले लीजिए पहले यहाँ से साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, साइन थीटा आप लोग जानते होंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो डेट मीन्स हो गया वाई वेक्टर अपॉन आर वेक्टर होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर साइन थीटा, आर वेक्टर साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हो गया वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया, इस आर वेक्टर का एक्स अक्ष में, है ना, वियोजित मान है, कंपोनेंट है कि नहीं। ये जो आप इक्वेशन निकाले हैं वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर साइन थीटा, ये जो निकला है ये क्या निकला है कि इस स्थिति सदिश का वाई अक्ष में वियोजित मान है कि नहीं, वाई अक्ष में कंपोनेंट है। तो आपको बोला जाएगा कि आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस में कितना होता है, तो आप कहिएगा कि आर वेक्टर साइन थीटा होता है। इसी प्रकार जो हम यदि इस कॉस थीटा का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं
यदि हम यहाँ पर कॉस थीटा का यूज़ करेंगे, कॉस थीटा का, तो आप जानते हैं कि फिगर से कॉस थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस इसका मतलब हो गया कि एक्स वेक्टर बाय हो जाएगा आर वेक्टर, तो डेट मीन्स हो जाएगा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और यहाँ हमको मिलेगा कॉस थीटा। तो इस प्रकार हमको मिलता है। तो ये जो हो गया स्थिति सदिश का एक्स अक्ष में वियोजित मान कितना होगा, आप जान रहे हैं आर वेक्टर कॉस थीटा। तो कोई भी यदि आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी एक्स एक्सिस के साथ यदि वो थीटा कोण बना रहा है, तो इसका हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जाता है कि इस आर वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जिसके साथ आर एंगल बना रहा है उसके साथ हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आर एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा बना रहा, ये थीटा कोण बना रहा था, तो इसके साथ कंपोनेंट कितना हो गया आर वेक्टर कॉस थीटा। और ये वाई के साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ हम लोग साइन थीटा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, तो कहेंगे कि एक्स है कि नहीं, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होता है, तो कहेंगे कि वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर साइन थीटा। इस प्रकार हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, है ना। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा का यूज़ करना पड़ता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये कितना हो गया वाई वेक्टर बाय ये हो गया एक्स वेक्टर, नहीं तो डेट सिंप्लाइज कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स, इसको हम लोग इनवर्स कहा जाता है। आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इसको पढ़िएगा मैथमेटिक्स में। तो ये चीज़ आप लोगों को मिल गया इसका डायरेक्शन कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने, है कि नहीं, फिगर में देखिए ये पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितने एंगल के साथ है, कितने एंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है ना। तो ये डायरेक्शन मेरा इसका डायरेक्शन निकल जाएगा। तो आप इसका प्रयोग करके जो है आप कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि मान लेते हैं कि किसी भी प्लेन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, कितने एंगल पर, तो ये 30 डिग्री एंगल पर अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। तो हम लोग एफ डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना निकालेंगे, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और वाई डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। यदि एफ का वैल्यू यदि आपको गिवन है ना, दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बैठा करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा, और इसका वाई कंपोनेंट आप एफ का वैल्यू बैठाइए, साइन 30 का वैल्यू बैठाइए, तो इसका भी पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि इस एफ का वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितना है, इस एफ का वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितना है। तो ये कंपोनेंट का मेरा यूजेज होता है, जिसका आगे के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है बाबू बच्चों, इसको बढ़िया से देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और एक नई चीज़ को हम लोग जानते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश के बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या होता है स्थिति सदिश, है कि नहीं। स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने लिख दिया था, बताया था आप लोगों को, और आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी भी प्लेन, है ना, या फिर किसी स्पेस में किसी पॉइंट के लोकेशन को, है ना, निर्धारित करने के लिए जिसे सदिश का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है, उसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टू डायमेंशनल, है ना, टू डायमेंशनल जो आपका प्लेन होता है उसमें स्थिति सदिश का निर्धारण करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द्विविमीय निकाय में किसी बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं, किसी बिंदु से संबंधित स्थिति सदिश, किसी बिंदु से संबंधित स्थिति सदिश का निर्धारण, संबंधित स्थिति सदिश का निर्धारण, स्थिति सदिश का निर्धारण कैसे करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, निर्धारण कैसे करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक टू डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं, एक ये मान लेते हैं कि टू डायमेंशनल आपका प्लेन है
है ना, ये 2 डायमेंशन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिसका है ना कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इसका ओरिजिन ओ है, इसका स्थिति सदिश हम लोग इस प्रकार देंगे आर वेक्टर, इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें बारे में कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए माना एक्स वाई है ना, एक्स वाई तल में P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट, जिसका निर्देशांक कितना है, एक्स वाई है, एक्स वाई तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर है, तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर है ना, स्थिति सदिश आर वेक्टर है। P से एक्स अक्ष पर है ना, P से एक्स अक्ष पर एक लंब डाला, P से एक्स अक्ष पर एक लंब डाला, एक लंब हम डालते हैं, यहाँ से एक लंब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम हम लोग PQ दे देते हैं इस प्रकार। तो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि ये एक x वेक्टर है, ये y के पैरेलल है, इसलिए एक y वेक्टर होगा, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने पहले कहा था, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप होता है और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप होता है, हमने आपको बताया था। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो इससे पहले के जो वीडियो है वेक्टर है ना पार्ट 1, उसको आप लोग बढ़िया से समझिए, है ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उसको आप लोग फिर से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो देख सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन को देखिए, ये इसका डायरेक्शन इधर है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसका इसलिए इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो ये इसका लूप क्या फॉर्म हो रहा है, ये कंप्लीट लूप बन रहा है, देख पा रहे हैं, ये इधर डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये इधर है, तो इसका मतलब है कि लूप के फॉर्मेशन के लिए ये वेक्टर जो होता है वो बाधक उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ले लेंगे। तो ये इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये लूप रूल ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे एक्स वेक्टर आई कैप प्लस इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वाई वेक्टर जे कैप, इस प्रकार। तो ये स्थिति सदिश का निर्धारण करने का एक आवश्यक सूत्र होता है, इसको हम लोग इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। और अब देखिए इस स्थिति सदिश का परिमाण हम लोग ज्ञात करना है, स्थिति सदिश का परिमाण है कि नहीं, स्थिति सदिश का हम लोगों को परिमाण ज्ञात करना है, यानी स्थिति सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, स्थिति सदिश का परिमाण। तो आप लोग जान गए होंगे कि किसी भी पॉइंट में है कि नहीं का यदि कोई तल में उपस्थित कोई बिंदु है तो उसका स्थिति सदिश का निर्धारण इस प्रकार के सूत्र से किया जाता है, एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वाई वेक्टर जे कैप, ये हो गया प्लेन के लिए होता है। तो इसका परिमाप हम लोग है ना, परिमाण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रिएंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आर, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, देखिए ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस का ये एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो डेट सिंप्लाइज, तो यहाँ मॉड आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार जो होता है इसका हम लोग स्थिति सदिश का परिमाण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग 10th क्लास में या 11th क्लास में भी आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़िएगा कि यदि कोई पॉइंट P है तो इसका कोई ना कोई निर्देशांक जरूर होगा, तो उसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, इसी प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एग्जांपल आप इसको समझने का प्रयास करिए इसको एग्जांपल। तो जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है ना, कोई एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 3 2 है कि नहीं। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप लोग कैसे इंडिकेट करिएगा, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे करेंगे, यदि ये आर वेक्टर है तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस हो जाएगा 2j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर निर्धारित करते हैं। अब इसका परिमाप बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग मॉड आर का फार्मूला जानता है ही, तो इसका मॉड आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 30 यूनिट,
इसका ये इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आसान है, आप लोग आराम से इसको बना लीजिएगा। तो हम लोग ये देखे थे द्विविमीय निकाय में, 2 डायमेंशनल है कि नहीं, प्लेन में हम लोग देखे थे। अब हम लोग चलिए स्पेस में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई यदि बिंदु किसी स्पेस में, इसका मतलब कि 3 डायमेंशनल है कि नहीं स्पेस में है, तो उसका हम लोग स्थिति सदिश कैसे निर्धारित करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे जानेंगे कैसे उसको हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कैसे निर्धारित किया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है। यदि कोई बच्चे यदि इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसे गणित में यदि रुचि है तो ये लेसन उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, और उसे ध्यान से पढ़िए। यदि ये वीडियो आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप बारंबार इसको देखिए, रिपीट करिए बार बार वीडियो को, तब जाके ये आपको कोई कॉन्सेप्ट आएगा। यदि आप समझिएगा कि नहीं मैं वीडियो एक बार देखा और मुझे समझ में आ जाएगा, तो ये समझ में ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसको समझने के लिए आपको एकदम कंसंट्रेट होना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन जो होता है आपस में बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है बच्चों। इसके लिए आप बच्चों का एकाग्रता का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो मन लगा कर आप लोग पढ़ाई करिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है, लेकिन हाँ बच्चों, आप लोग का बच्चों का मन ये होता है कि वो बार बार डाइवर्ट हो जाता है उसका दिमाग, अरे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ना है। तो ऐसा यदि आप लोगों का बिहेवियर यदि होगा तो बच्चों रियली कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक चीज़ पर फोकस करिए, सबसे पहले माइंड को पहले फोकस करिए, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है फिजिक्स हमारा, आप देखिएगा आगे जा कर के और भी कॉम्प्लिकेटिव जो होता है आप लोगों को कैलकुलेशन मिलेगा। इसमें मतलब समझना पड़ेगा, उसे अपने आप दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। तो आज स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग में आप लोग आपको कंसंट्रेशन बनाने के लिए सीखिए, अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए सीखिए, और छोटे छोटे बातों पर गहन ध्यान दीजिए। नहीं तो वो आगे जा कर के वही छोटी छोटी बातों में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बाद में उसको ये कहना पड़ जाता है कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ बस वो छोटी छोटी बातें हैं, और ये आपको मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। वेक्टर आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, ऐसा 12 में है मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ अपने घरों में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानता हूँ क्या होता है। देखिए त्रिविमीय निकायों में है ना स्थिति सदिश, त्रिविमीय निकाय में स्थिति सदिश, निकाय में स्थिति सदिश, त्रिविमीय निकाय में स्थिति सदिश किस प्रकार निर्धारित करते हैं। तो चलिए हम लोग त्रिविमीय निकाय पहले देखेंगे। ये त्रिविमीय निकाय बना रहा हूँ मैं, ये x हो गया, ऊपर y हो गया, और ये मेरा z हो गया। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, इसको समझिए। ये जो तीनों एक्सिस होते हैं ये जस्ट तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, है कि नहीं। तो इसको आप लोगों को कैसे मैं बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। इसको बताने के लिए मैं इस पेड़ का कॉर्नर ले लेता हूं। तो जिस प्रकार आप इस कॉर्नर को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्सिस x हो गया, ये एक्सिस आपका y हो गया, और कलम मेरा जस्ट इसके ऑरिजिन पर इस प्रकार खड़ा है बच्चों। इस प्रकार ऑरिजिन पर मेरा देखिए खड़ा है, ये इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार ये खड़ा है। इसको हम लोग देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। इस प्रकार ये खड़ा है। आप अपने घर के कॉर्नर को देखिए, एक्स वाई और जेड है कि नहीं, आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम इमेजिन कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास P है, जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड होता है। तो इसका स्थिति सदिश को मैं दे देता हूँ इस प्रकार, है ना। ये इसका स्थिति सदिश हो गया, ये आर वेक्टर है, ये इसका स्थिति सदिश हो गया। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इसका कहते हैं प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। कि यदि मान लेते हैं कि आप यदि किसी स्पेस में, जैसे कि मान लेते हैं इस प्रकार, जैसे कॉर्नर में आप इसको देखिएगा तो ये प्रोजेक्शन इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार खड़ा है बच्चों। देखिए आप देख पा रहे हैं, कॉर्नर से ये एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस प्रकार कलम से। तो प्रोजेक्शन गिरेगा यहाँ से नीचे,
इसका यहाँ से मैं प्रोजेक्शन गिराऊंगा, है कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर जैसा है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते पढ़ते इसको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह प्रोजेक्शन में यहाँ से गिराऊंगा, तो ये प्रोजेक्शन किस प्लेन पे हमको मिलेगा, ये प्रोजेक्शन मुझे किस प्लेन पर मिलेगा, ये प्रोजेक्शन मुझे एक्स जेड प्लेन पर मिलता है, एक्स जेड प्लेन पर। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन जो होता है एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये बच्चे, ये बातें जो होता है 3 डायमेंशन का जो बात होते हैं बच्चे, वो आसानी से समझ में नहीं आती है। जब तक आप इस पर दिमाग खर्च नहीं करेंगे, ये 3 डायमेंशन की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसमें इतना जल्दी हतोत्साहित हो जाना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है कि मुझे तो सही नहीं आ रहा है। हम लोगों को भी ये काफ़ी समय में इसमें मशक्क़त करना पड़ा था, तब जाके ये बात समझ में आ रही थी बच्चों। धीरे धीरे समझ में आएगी आप लोगों को भी, तो इसमें हड़बड़ाने का बात नहीं है। इसको दिमाग में बार बार रिपीटेशन करिए, तब यह बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ, इस प्रोजेक्शन के पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, मैं पहले बोला हूँ कि ये जो होगा, ये जो प्रोजेक्शन आप दे रहे हैं पी क्यू जो हो गया, जो पी बिंदु से जो प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया है एक्स जेड प्लेन पर, ये क्या होगा, एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और इस बिंदु को मैं इसके साथ अब मिला देता हूँ इस प्रकार, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये ओरिजिन मेरा ओ है। तो अब हम इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ बच्चा। देखिए 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 एक्स वाई जेड, है कि नहीं, निकाय में, एक्स वाई जेड निकाय में पी एक बिंदु लिया, जिसका पी एक बिंदु लिया जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा निर्देशांक एक्स वाई जेड है। पी बिंदु से एक्स जेड तल पर एक प्रक्षेप डाला, है कि नहीं, प्रक्षेप डाला जो एक्स जेड तल पर लंब है, एक्स अक्ष को क्यू से मिलाया, है ना, क्यू से मिलाया। अब यहाँ पर बात समझिए। देखिए ये पी क्यू जो होगा वो वाई के पैरेलल है, तो ये वाई एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है कि नहीं। और इस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर जानते हैं क्या होता है, जे कैप होता है। ये अपने में एक्स है तो इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स वेक्टर, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा। और ये जेड है हमारा, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सिस और ये वाला, ये दोनों जस्ट पैरेलल है, इसलिए यदि ये जेड है तो ये जेड वेक्टर हो जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो गया, के कैप हो गया। तो चलिए इस फोटो जो होगा काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया, इसके बारे में हम लोग अब एक एक ट्रायंगल को लेकर के हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का हम प्रयोग करेंगे ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से हम लोग यदि प्रयोग करते हैं तो त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा त्रिभुज है, ओ पी क्यू से आप ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जो है सभी वेक्टर का डायरेक्शन को देखिए। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और ये वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब है इसको अपोजिट लूप को कंप्लीट करने के लिए इसको इधर होना चाहिए था। इसका मतलब है कि त्रिभुज का यदि हम प्रयोग करेंगे ओ पी क्यू में तो इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये मेरा वाई वेक्टर है तो ये वाई वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर देंगे जे कैप, है ना, इकाई सदिश हो गया जे कैप, और प्लस ये मेरा वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर, यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर देंगे, इसको समीकरण नंबर हम 1 कहेंगे। अब पुनः एक नया त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे इसमें, है कि नहीं, ओ एक्स क्यू से, त्रिभुज क्या हो गया, ओ एक्स क्यू से,
है कि नहीं। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की ओर है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन नीचे है, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका भी डायरेक्शन नीचे ही होगा। तो देख रहे होंगे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और लूप को कंप्लीट करने के लिए इसको इधर होना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट इसके अपोजिट है। तो हम लोग ओ क्यू को इक्वल टू में ले लेंगे। तो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ये एक्स वेक्टर और ये जेड वेक्टर है, तो एक्स वेक्टर हो गया आई कैप और प्लस यहाँ पर हो गया जेड वेक्टर, ये हो गया के कैप। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, है ना। तो अब ओ क्यू वेक्टर का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो ओ क्यू वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर, यहाँ हो गया जे कैप, और प्लस इसका ये ओ क्यू वेक्टर का मान इतना है, तो ये लिखेंगे एक्स वेक्टर आई कैप प्लस यहाँ हो गया जेड वेक्टर के कैप। इसको हम लोग अरेंज करके इस प्रकार लिखेंगे। एक्स को पहले लिखेंगे एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वाई वेक्टर को लिखेंगे वाई वेक्टर जे कैप। अब हम लोग जेड वेक्टर को लिखेंगे जेड वेक्टर के कैप। हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। तो ये चीज़ मेरा एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गया, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर एक्स में यदि वेक्टर नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि ये वेक्टर राशि है, ये सदिश राशि है, तो आप लोग इसको वेक्टर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये त्रिविमीय निकाय में, है ना, किसी भी स्थिति सदिश को लिखने का एक तरीका होता है। त्रिविमीय निकाय में कैसे लिखेंगे, एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वाई वेक्टर जे कैप प्लस जेड वेक्टर के कैप, इस प्रकार लिखते हैं। आप लोग द्विविमीय निकाय में भी देखे थे कैसे लिखे थे, एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वाई वेक्टर जे कैप। त्रिविमीय निकाय में 3 टर्म आ जाता है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है हम लोग देखेंगे। इसका परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। स्थिति सदिश का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए। स्थिति सदिश का परिमाप, एक बात मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, स्थिति सदिश का परिमाप है कि नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्स वेक्टर ये है और जेड यहाँ पर है, इसका मतलब एक्स और जेड दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये भी आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। तो ये दो ट्रिएंगल, दोनों में से दोनों ट्रिएंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रिएंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है। तो इससे हम लोग एक एक करके पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज का यूज़ करेंगे, आप लोग इस फोटो को जरूर से जरूर अपने कॉपी में बना लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, पहले ओ पी क्यू से हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, है ना। ओ पी क्यू से हम लोग लेंगे। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आप लोग ये भी बात जानते होंगे, हाइपोटेनस होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर का स्क्वायर या ओपी स्क्वायर, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखिए ओपी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है कि नहीं, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, इस प्रकार में लिख सकता हूँ। तो ओ पी का वैल्यू कितना है, आर वेक्टर हो गया, इसका मतलब ये आर स्क्वायर। ओ क्यू क्या है यहाँ पर, ओ क्यू कुछ नहीं है, तो ओ क्यू को हम लोग इस प्रकार छोड़ देंगे, ओ क्यू स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और ओ पी क्या है, आप लोग फोटो जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में। पी क्यू क्या है, वाई, तो इसको हम लोग वाई स्क्वायर यहाँ पर देंगे, इसका नाम हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। पुनः एक त्रिभुज का हम लोग फिर से प्रयोग करेंगे, जो त्रिभुज का नाम आप लोग देख पा रहे हो ओ एक्स क्यू से, है ना, त्रिभुज ओ एक्स क्यू से। इसमें देखिए ये आपका क्या है, राइट एंगल है कि नहीं। इसके सामने वाला जो आपका जो भुजा है, साइड है, वो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, इसका मतलब है ओ क्यू जो होगा यहाँ कर्ण होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे ओ एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स क्यू स्क्वायर, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो ओ एक्स आप देख पा रहे हैं एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू मेरा जेड है, तो यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 दे देंगे, 2 देंगे। अब हम लोग इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में। तो चलिए हम लोग ओ क्यू का वैल्यू, ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं हम लोग,
रखने पर, तो हम लोग रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा आर वेक्टर, है ना, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हो गया जेड स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड आर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड निकल गया इन 3 डायमेंशन में, है कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 डायमेंशन में जो था मैग्नीट्यूड क्या निकला था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3 डायमेंशन में जो मैग्नीट्यूड निकल रहा है वो निकल रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार स्थिति सदिश का निर्धारण आप द्विविमीय निकाय में और त्रिविमीय निकाय में आप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, है ना, कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि नहीं, परिणामी सदिश किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिणामी सदिश क्या होते हैं, चलिए परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश के बारे में इसका डेफिनेशन भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो यदि आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से फिर से एक बार समझिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं। अच्छा है कि मैं पहले पेज बदल दूँ। चलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि परिणामी सदिश क्या होता है। परिणामी सदिश, परिणामी सदिश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको इसका डेफिनेशन मैंने लिखा दिया था कि दो या दो से अधिक सदिश के परिमाण तथा दिशा को यदि एक सदिश द्वारा व्यक्त किया जाए तो उस एक सदिश को हम, है ना, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश कहते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। तो सिंपल सा बात है कि एक आप लोग को पहले भी मैं बताया था कि यदि एक सदिश इधर है, एक सदिश ये है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर, तो इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा आप लोग खुद जानते होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैंने उसमें बताया था। इसी प्रकार यदि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर यदि इधर है, इस वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा परिणामी सदिश ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि उसी प्रकार दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस प्रकार ए वेक्टर प्लस यहाँ पर होगा बी वेक्टर, तो दोनों का परिणामी सदिश क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग रिजल्टेंट। लेकिन यदि कोई दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर, है ना, यदि दो सदिश, यदि दो सदिश, दो सदिश किसी कोण पर कार्यरत है ना, यदि दो सदिश किसी कोण पर कार्यरत हैं, किसी कोण पर कार्यरत हैं, तो परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए, तो परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए दो नियम का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए दो नियम का प्रयोग किया जाता है, दो नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला एक को हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय नियम, त्रिभुजीय नियम कहा जाता है। मैंने त्रिभुज के नियम से हम लोग सदिश नियम का ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुजीय नियम। और दूसरा को कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुजीय नियम, समांतर चतुर्भुजीय नियम, समांतर चतुर्भुजीय नियम। हिंदी लिखने में मुझे भी काफ़ी परेशानी होती है ना। समांतर चतुर्भुजीय, एक त्रिभुज के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना। एक होता है ट्रायंगल मेथड से हम लोग ज्ञात करते हैं, और एक होता है सर पैरेललोग्राम मेथड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, उस नियम से निकालते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि त्रिभुजीय नियम से कैसे हम लोग परिणामी, है ना, सदिश का निर्धारण करते हैं। त्रिभुजीय नियम से समांतर ये परिणामी सदिश का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला बात है कि मान लेते हैं कि एक सदिश मेरा ये है और ये एक दूसरा सदिश है। ये सदिश मेरा ए है और ये सदिश मेरा बी है। दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं। सदिश ए
सदिश ए और सदिश बी दो है ना, दो भिन्न सदिश ए और बी है ना, दो भिन्न सदिश हैं जो थीटा कोण पर कार्यरत हैं, जो थीटा कोण पर कार्यरत हैं। तो परिणामी सदिश हमको पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सदिश के पूछ को इस सदिश के हेड के साथ जो है कंबाइन कर दिया जाता है कि नहीं। इस सदिश के पूछ को मतलब आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार होगा, सदिश ए मेरा ये है ना, इस सदिश का हेड मेरे पास ये है, शीर्ष ये है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये सदिश हमको ये मिल गया। अब सदिश का डायरेक्शन क्या होगा, सदिश का डायरेक्शन मेरा तो ये है, ये सदिश का डायरेक्शन हो गया, ये थीटा कोण पर कार्यरत होता है, दोनों सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर है। तो दोनों सदिश का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जिसको परिणामी सदिश कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार ये होगा, ये दोनों सदिश का परिणामी सदिश जिसका नाम हम लोग देते हैं आर वेक्टर, इस प्रकार है कि नहीं। ये हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये है ना, ये बी है, ये सी है, इस प्रकार दोनों सदिश है ना किस एंगल पर कार्य कर रहे हैं, वो दोनों थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे है कि नहीं। तो हम लोग परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी बिंदु से सबसे पहले एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ तो आपको दो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, मेरा आपको इस बिंदु को यदि हम लोग डी नाम दे देता हूँ तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हो गया ACD, एक हो गया BCD, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि दो सदिश लिया जो कि दोनों एक दूसरे से अलग है और थीटा कोण पर कार्यरत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुजीय नियम का सहारा लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या किया कि एक सदिश के शीर्ष के साथ दूसरे सदिश के पुच्छ को मैंने जोड़ दिया, कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब दोनों के इस है ना इसके पुच्छ और इसके शीर्ष को एक दूसरे के साथ मिला दिया तो एक परिणामी हमको प्राप्त हो गया आर वेक्टर, है कि नहीं। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी, बी सदिश के बड़े भाग में एक हमने में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, देखिए इस सदिश का नाम मान लेते हैं ए वेक्टर है और इस सदिश का नाम बी वेक्टर है, नहीं तो देखिए माना, देखिए सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं। दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर वेक्टर है, दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर वेक्टर है जो ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, है ना। जो दोनों वेक्टर के साथ मतलब ये सदिश परिणामी सदिश आर वेक्टर जो हो गया वो ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये अल्फा जो क्या हो गया वो परिणामी सदिश का दिशा है, परिणामी सदिश की दिशा क्या है, अल्फा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे। तो इसको सबसे पहले आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसका मैं प्रयोग करूँगा। तो देखिए, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, ACD से। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो ACD, इसमें कर्ण मेरा हो गया AC, तो यहाँ हम नाम भी देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया AD स्क्वायर, और इधर हो जाएगा मेरा CD स्क्वायर, इस प्रकार होगा। सबका हम लोग मान रख देंगे, AC है R, तो ये क्या हो गया मेरा R स्क्वायर इज इक्वल टू AD है कितना, AD को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। AD देखिए दो भाग में बटा हुआ है, AB और BD, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे AB है ना वेक्टर प्लस यहाँ पर हो गया
है ना, ए बी डी वेक्टर का स्क्वायर, ये सब मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग वेक्टर भी दे सकते हैं। प्लस यहाँ पर सी डी हो गया, तो सी डी को हम लोग सी डी रहने देंगे, सी डी वेक्टर का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस और यहाँ पर शेष जो है मेरा वो सी डी वेक्टर स्क्वायर है। तो अब सब का मान रखिए, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ पर बी डी है, तो बी डी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो बी डी को हम लोग बी डी रखने देते हैं स्क्वायर प्लस यहाँ से पहले हम लोग सी डी को लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, सी डी वेक्टर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab है, तो ए बी को हम लोग रखेंगे ए वेक्टर, है कि नहीं, और बी डी को हम लोग इसी प्रकार बी डी रहने देंगे, बी डी हो गया। ये मेरे क्या प्राप्त हो गया, आर वेक्टर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर एक स्टेप और होगा इसमें, जैसे आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिलहाल आप इसको समीकरण नंबर 1 ही मानिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग, तो यहाँ दूसरा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, है कि नहीं, तो इस फोटो में आपको एक दूसरा ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा बी सी डी से, जो ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे बी सी डी से, है ना, तो बी सी डी से, तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, बी सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी डी स्क्वायर, नहीं, तो बी सी का वैल्यू कितना है, मेरा बी वेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया सी डी स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, है ना, समीकरण नंबर हम लोग 2 कहेंगे। इस प्रकार देखिए, तो देखिए समीकरण नंबर क्या है, वेक्टर बी डी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी डी स्क्वायर, यहाँ पर भी निकला वेक्टर बी डी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी डी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग बी वेक्टर को रख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, फिलहाल आप लोग इसको जरूर कॉपी से में रखिएगा, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा लिखने में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरा 1 क्या था, हम पहले लिख देते हैं, समीकरण 1 था मेरा आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी डी वेक्टर स्क्वायर प्लस यहाँ पर था मेरा सी डी वेक्टर स्क्वायर प्लस था 2a वेक्टर इंटू बी डी वेक्टर, इस प्रकार था। और समीकरण नंबर ये मेरा 1 था और समीकरण नंबर 2 मेरा ये प्राप्त हुआ था कि बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी डी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 था मेरा। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो समीकरण हमको एक इस प्रकार प्राप्त होगा, तो आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ए वेक्टर स्क्वायर, यहाँ से हमको बी वेक्टर स्क्वायर और यहाँ से मिला 2a वेक्टर इंटू यहाँ से हमको बी डी वेक्टर, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। तो फिगर मेरा कुछ इस प्रकार बना हुआ था, हम फिर से फिगर एक बार बना देते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा क्या है, आर वेक्टर है ना, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एंगल थीटा था और ये एंगल अल्फा था, है कि नहीं, इसका नाम ए था, है ना, सॉरी कैपिटल ए था, इसका नाम बी था, ये सी और ये डी है, ये कुछ इस प्रकार फिगर था मेरा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, बी डी का वैल्यू, तो बी डी का निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, अगेन पुनः त्रिभुज बी सी डी से, तो इसमें हम लोग कॉस थीटा लेंगे क्योंकि बी डी का वैल्यू कॉस थीटा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल कॉस बाय हाइपोटेनस हम लोग को लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो बी डी और कर्ण मेरा बी वेक्टर है, आप देख पा रहे हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो गया बी वेक्टर कॉस थीटा, तो इस बी डी का वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे बी डी का मान समीकरण 3 में रखने पर,
बी डी का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर, और हम लोगों को यहाँ से मिल गया बी डी। तो बी डी का वैल्यू क्या मिल गया, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अब ये हो जाएगा, आर को हम लोग फ्री कर देंगे और ये अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर स्क्वायर, यहाँ से हो गया बी वेक्टर स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab वेक्टर, यहाँ पर होगा कॉस थीटा। इस प्रकार ये समीकरण मुझे प्राप्त हुआ। ये रिजल्टेंट वेक्टर का है। यदि दो वेक्टर किसी कोण पर कार्यरत है तो हम लोगों को ये प्राप्त होता है, ये समीकरण हमको प्राप्त होता है ना। तो इस समीकरण का आप उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका शर्त, अलग अलग कंडीशन है कि मान लेते हैं कि दो सदिश, जैसे शर्त पहला नंबर में है कि दो सदिश है ना, या दोनों सदिश एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है, दोनों सदिश एक ही दिशा में गतिशील है। इसका मतलब ये सर ए भी इधर ही है और बी भी इधर ही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। तो बता सकते हैं कि यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में गतिशील होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो कॉस थीटा जो ऊपर समीकरण में प्राप्त हुआ, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण क्या था मेरे पास, तो यहाँ पर हम लोग सब वैल्यू को रख देंगे। तो ये मिला आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ मिलेगा ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो 1 ही रखेंगे, प्लस 2a वेक्टर और b वेक्टर। आप देख पा रहे होंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, देख पा रहे होंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले भी मैंने यही बात बताया था कि दो वेक्टर यदि एक ही दिशा में गतिशील होगा तो दोनों का योग हो जाता है। इसी प्रकार दोनों यदि विपरीत दिशा में गतिशील होंगे तो क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि समीकरण शर्त 2 में कि दोनों विपरीत दिशा में गतिशील है, दोनों विपरीत दिशा में गतिशील है, दोनों विपरीत दिशा में गतिशील है, गतिशील हैं। किस प्रकार गतिशील हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ए इधर है हमारा और बी हमारा इधर है, बी वेक्टर इस प्रकार है। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा बता सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए 190 डिग्री होगा या पाई होगा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आप समीकरण जो ये आपको मिला था, ये समीकरण यहाँ पे कॉस का वैल्यू आप -1 रख देंगे, देखेंगे हमको क्या मिलेगा। तो मिलता है हम लोग को, देखिए क्या हो गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वेक्टर स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा बी वेक्टर स्क्वायर, ये हो गया 2a वेक्टर बी वेक्टर और -1। तो समीकरण हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ कि अंडर रूट ए वेक्टर स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा बी वेक्टर स्क्वायर -2a वेक्टर और बी वेक्टर। तो दोनों को यदि हम सॉल्व, आप देख पा रहे होंगे कि ये किसका समीकरण है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। इसका मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो वेक्टर स्क्वायर कैंसिल होगा, है कि नहीं, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोगों को मिलेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यदि अपोजिट डायरेक्शन में यदि मोशन कर रहे हैं, है ना, यदि है निर्दिष्ट हैं या कार्यरत हैं, तो दोनों का अंतर हो जाएगा मेरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि मूव करता है, दोनों एक दूसरे के लेकिन लंबवत गति करते हैं तो क्या होगा। दोनों सदिश, तीसरा नंबर का कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत गतिशील है, दोनों एक दूसरे के लंबवत, लेकिन दोनों एक दूसरे के लंबवत गतिशील हैं, गतिशील है, दोनों एक दूसरे के लंबवत गतिशील है। तो क्या होगा, लंबवत गतिशील है, इसका मतलब है कि वो इस प्रकार होगा, देखिए, है कि नहीं, ये सदिश ए है और ये आपका बी है ना। तो अब किस प्रकार होगा,
है कि नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। यदि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस समीकरण में हम लोग कॉस थीटा जो आ रहा था वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो समीकरण मुझे क्या मिलेगा, आपके कॉपी में लिखा होगा समीकरण। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटू 0। तो हमको ये पूरा टर्म मेरा 0 हो गया। तो ये क्या मिलेगा, रूट अंडर, ठीक है ना, ए वेक्टर स्क्वायर और बी वेक्टर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आप दो लंबवत दिशा में कार्यरत सदिशों का, है कि नहीं, मान निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, है कि नहीं, ये 3 कंडीशन करके दिखाया। तो चाहे वो किसी भी कोण पर क्यों नहीं कार्यरत हो, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, है कि नहीं, कितने भी डिग्री पर कार्यरत क्यों ना हो, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। तो दैट मीन्स हो गया कि दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। ये जनरलाइज फॉर्म हो गया किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का है। तो इस इक्वेशन के मदद से आप किसी भी कोण पर कार्यरत दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक बात मेरा छूट गया है कि परिणामी सदिश की हमको खाली दिशा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और परिणामी सदिश का हम लोग दिशा ज्ञात करते हैं। परिणामी सदिश का दिशा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग को फिर से एक बार फोटो ड्रॉ करना होगा। हम लोग एक बार फिर से फोटो ड्रॉ करते हैं। एक सदिश मेरा इधर था, एक सदिश मेरा इधर था, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। तो ये चीज़ था रिजल्टेंट वेक्टर मेरा था, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। और इसको हम लोग इस प्रकार कुछ आगे बढ़ाए थे और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ये एंगल थीटा था और ये एंगल मेरा अल्फा था। तो ये एंगल हम लोग को अल्फा निकालना है। तो हम लोग यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं, ये मेरा ए था, बी, ये सी और ये डी था। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हम लोग यदि लिखेंगे ट्रायंगल का किस उपयोग किए होंगे, ए सी डी से, ए सी डी से। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी बटा, आप देख पा रहे हैं सी डी बटा यहाँ से यहाँ तक होगा ए डी हो जाएगा। नहीं तो ए डी को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार देखिए, ए डी को हम लोग लिखेंगे ए बी, है ना, ए बी प्लस, ये सारा वेक्टर है आप दे सकते हैं, है कि नहीं, ए बी प्लस यहाँ से होगा बी डी हो जाएगा, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ए जो है, ए बी मेरा ए वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग टेन अल्फा इज इक्वल टू सी डी बटा यहाँ पर हो गया ए वेक्टर और ये हो गया मेरा बी डी वेक्टर। तो हमको यहाँ पर सी डी का वैल्यू निकालना है और बी डी का वैल्यू निकालना है। तो किस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, तो ट्रायंगल मेरा प्रयोग करना पड़ेगा बी सी डी से, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी डी, और ये मेरा हाइपोटेनस है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो बी डी बटा बी वेक्टर हो जाएगा, बी डी बटा बी वेक्टर। तो बी डी का वैल्यू मेरे पास निकल गया बी वेक्टर कॉस थीटा। इसी तरह हम लोग यदि इसी ट्रायंगल में साइन थीटा ले लेते हैं तो सी डी बटा हो जाएगा, मतलब लंब बटा। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा हो गया। अब बी डी और सी डी का वैल्यू हम लोग इस समीकरण में रख देंगे। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो सी डी का वैल्यू मेरा पर देखिए कितना है, बी वेक्टर साइन थीटा हो गया, और नीचे में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी डी का वेक्टर वैल्यू कितना हो गया, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग इसको इस प्रकार लिखते हैं, टेन इनवर्स, है ना, बी वेक्टर साइन थीटा बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर का डायरेक्शन का इक्वेशन है ना, ये समीकरण है। हम इसे डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों, इसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो जितने भी आज मैंने बात बताए हैं आप लोगों को, इसे आप लोग बारंबार, एक बार तो आप लोगों को ये बात 100% श्योर है कि एक बार में तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को मेरे कहने से आप लोग कम से कम इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, कॉपी में इसको लिख कर बारंबार इसको प्रयास करिए, है ना। जो भी तरह की दिक्कत आते हैं बच्चों, तो इसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक्स में आप लोगों को, या किस, है ना, फैक्ट में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं उसके तुरंत आप लोगों को समझाऊँगा, है ना, प्रयास करूँगा। तो वैसे बच्चे
जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जब तक इस पहले पार्ट को आप लोग नहीं देखते हैं, है ना, वेक्टर 1 पार्ट जो मैंने पहले बनाया था उसको पहले आप देखिए। ये बीच में आप लोग देखिएगा तो वेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले पार्ट जो आप लोगों का वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको देखिए, तभी आप लोगों को ये सेकंड पार्ट का वीडियो समझ में आएगा, है ना। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, तो जिसे इसकी ज़रूरत है ना, जिसे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, उसके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। और वैसे बच्चे जो कि हमारे चैनल में नए हैं, हमारे क्लास में नए हैं, तो सबसे पहला काम उसका यही होगा कि वो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है कि नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का एपिसोड इतना ही हुआ। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।